गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी एस्पायरेंट में। स्वागत है प्यारे बच्चों। आप हिंदी की लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आने हैं बोर्ड पेपर में वो इसी में से आएंगे। मैंने टॉप 100 क्वेश्चंस लिए हैं, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और इतने क्वेश्चंस तो हर हाल में तैयार करके ही जाना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड भी हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन है, शुक्लयुगीन लेखक हैं इंशाअल्लाह खां, यशपाल, माखनलाल चतुर्वेदी और राम प्रसाद निरंजनी। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी। पहले का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी। दूसरा क्वेश्चन है, छायावादी युग के लेखक हैं। तो छायावादी युग के लेखक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। अगला क्वेश्चन है, साकेत किस युग की रचना है? तो साकेत कमेंट में बताना भी है कि साकेत को लिखा किसने है। तो साकेत किस युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। कौन से युग की रचना है? द्विवेदी युग की रचना है। अगला क्वेश्चन है, चलो चांद पर चलें के रचनाकार कौन है? चलो चांद पर चले के रचनाकार कौन है? तो जयप्रकाश भारती है। कौन है? जयप्रकाश भारती है। अगला क्वेश्चन है, बेईमानी की परत ये किस विधा की रचना है? तो बेईमानी की परत कौन सी विधा है? निबंध है। बेईमानी की परत कौन सी विधा की रचना है? निबंध है। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय निबंध के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। संस्कृत के 4 अध्याय, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि संस्कृत के 4 अध्याय किस विधा की रचना है? तो कौन सी विधा है इसकी? निबंध है। तो यहाँ से ये 2 क्वेश्चन बन सकते हैं कि विधा कौन सी है? तो विधा है निबंध और रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। अगला क्वेश्चन है, अंडे के छिलके किस विधा की रचना है? तो अंडे के छिलके क्या है? एक एकांकी है। अगला क्वेश्चन, पथ के साथी रचना है। तो पथ के साथी किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। तो महादेवी वर्मा की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? वो भी जैसे हो गया निहार, हो गया नीरजा, हो गया रश्मि, हो गया, ये सब किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। रीत मुक्त कवि हैं। तो रीत मुक्त कवि कौन है? इसमें से आलम, और आलम के अलावा भी कौन कौन से हैं रीत मुक्त में? आलम हो गए, बोधा हो गए, ठाकुर हो गए, घनानंद। तो ये याद रखना है कि ये रीत मुक्त कवि जो है इसमें कौन कौन है? तो आलम है, बोधा है, घनानंद है और ठाकुर हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि थे? तो तुलसीदास कौन सी शाखा के कवि थे? सगुण शाखा। कौन सी शाखा के? सगुण शाखा। अगर मान लो कबीरदास का पूछेगा तो वो निर्गुण शाखा के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है? तो महके आंगन चहके द्वार के रचयिता कौन है, ये कमेंट में बताना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951। पहले सप्तक का अगर पूछे तो पहले सप्तक का 1943 है। तीसरे सप्तक का पूछे तो 1959 है और चौथे सप्तक का पूछेगा तो 1979। सप्तक कितने हुए हैं? तो 7 हुए हैं। सप्तक में अगर कितने कवियों का वर्णन हुआ है, कितने कवियों के बारे में बात की गई है, तो सप्तक में 7 कवियों के बारे में बात की गई है। सप्तक का प्रकाशन किसने किया है? अज्ञेय ने किया है। किसने? अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनको प्रयोगवादी युग में ये शुरू किया गया, जो तार सप्तक की शुरुआत हुई। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से युग में तार सप्तक की शुरुआत हुई? तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रयोगवादी युग में। इसलिए वात्स्यायन अज्ञेय को प्रयोगवादी युग का जनक भी कहा जाता है। इसका समय पीरियड कब से कब तक है? समयकाल तो 1943 से 1949 तक का है। आगे अगला क्वेश्चन, प्रगतिवादी युग का आरंभ कब हुआ? तो प्रगतिवादी युग का आरंभ 1936। अच्छा, कब से कब तक चला था? तो 1936 से 1943 तक। अगला क्वेश्चन है, हास्य रस का स्थायी भाव है। तो हास्य रस का क्या है स्थायी भाव? हास है। अब बताना है रति किसका है? रति मतलब प्रेम। तो प्रेम किसका है? श्रृंगार रस का। निर्वेद किसका है? ये शांत रस का है। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का है। और शोक किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस का। शोक किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का। ये सारी चीजें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, दोहा का उल्टा छंद है। सोठा होता है, रोला होता है, चौपाई होता है, कुंडलिया। तो दोहा का उल्टा छंद क्या है? सोठा है। दोहा में
चरण अगर पूछा जाएगा तो चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। सोरठा इसका उल्टा होता है, मतलब इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होंगी, 13-13 मात्राएं होंगी। अगला क्वेश्चन है, रोला किस प्रकार का छंद है? तो रोला कैसा छंद है, एक सममात्रिक छंद है। रोला कैसा छंद है, एक सममात्रिक छंद है। इसमें अगर चरण पूछा जाएगा तो चरण इसमें भी कितने होंगे, 4 होंगे। अगला क्वेश्चन है, अनुपमा में उपसर्ग है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं और जो शब्द के बाद में लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो अनुपमा में उपसर्ग क्या है, अन है, क्योंकि ये जब तोड़ेंगे तो बनेगा क्या, अन प्लस उपमा। अगला क्वेश्चन है, सुलभ शब्द में उपसर्ग है, सु प्लस लभ, तो सुलभ हो जाएगा सु। सुलभ शब्द में उपसर्ग क्या होगा, सु होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, दुपट्टा में समास है। तो दुपट्टा जब भी आगे वाला पद संख्यावाची होगा तो वो द्विगु समास हो गया। जैसे दुपट्टा हो गया, पंचवटी हो गया, त्रिवेणी हो गया, चौराहा हो गया, ये सब क्या है, त्रिभुज हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, द्विगु समास हैं। द्वंद्व समास क्या होता है, जिसमें या तो अपोजिट लिखा होता है या तो फिर जैसे ऐसे उदाहरण होगा, योजक चिन्ह लगा होता है द्वंद्व समास में, आगे पीछे हो गया, ऊपर नीचे हो गया, आकाश पाताल हो गया, माता पिता हो गया, पाप पुण्य हो गया, ये सब किस में आएगा, तो ये द्वंद्व समास में आएगा। बहुब्रीहि समास क्या होता है, जब किसी तीसरे की बात हो, जैसे पंकज हो गया, पूछ लेता है पंकज में कौन सा समास है, तो पंक प्लस जा। तो पंक मतलब होता है कीचड़ और जा मतलब होता है जन्म लेने वाला, मतलब जो कीचड़ में जन्म लेता है, मतलब ये तीसरे की बात हो रही तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। जब भी किसी तीसरे, या फिर ऐसे कह सकते हैं जब किसी भगवान के बारे में बात होने लगे, जैसे लंबोदर हो गया, लंबा है उधर जिसका, अर्थात श्री गणेश जी, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चणक का तद्भव रूप क्या है? तो चणक का तद्भव रूप क्या होगा, चना होगा। ऐसे हल्दी का पूछता है तो हरिद्रा हो जाएगा, अंगीठी का अंगिष्ठिका हो जाएगा। ये 3-4 याद करके ही जाने हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होता है, भू हो गया, धरा हो गया, धरती हो गया, वसुधा हो गया, वसुंधरा हो गया, ये सब क्या है, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। लेकिन ये प्रसून जो है, ये प्रसून किसका पर्यायवाची है, तो ये है किसका, फूल का। प्रसून किसका पर्यायवाची है, तो प्रसून किसका पर्यायवाची है, फूल का। तो फूल के और बताने, जैसे सुमन हो गया, एक क्या हो जाएगा, कुसुम हो जाएगा, ये सब किसके हैं, फूल के। अब बताना है कमेंट में आकाश का पर्यायवाची क्या होगा और बादल का बताना है। अगला क्वेश्चन, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, इन पंक्तियों में स्थायी भाव क्या है? तो ये कौन सा है, ये करुण रस का उदाहरण है। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो संचारी भाव कुल मिला के 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तद सर्वनाम स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन बहुवचन का रूप क्या होगा? बताना है, तद सर्वनाम स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप। तो चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप क्या होगा, ताभ्या होगा। इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है तया कौन सा है, तो तया क्या है, तृतीया विभक्ति और एक वचन। तयो भी पूछ सकता है, तो तयो का होगा षष्ठी विभक्ति और बहुवचन। इसके बाद में षष्ठी विभक्ति हो जाएगा तयो, और सप्तमी वचन में भी होता है। देखो तयो क्या होगा, तयो तो षष्ठी में भी होता है और सप्तमी विभक्ति में होता है, लेकिन कौन सा वचन होता है, द्विवचन। फिर ताश पूछ सकता है, ताश क्या आएगा, ताश होगा सप्तमी विभक्ति और बहुवचन। तो इसमें 4 क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हैं। जैसे तद का अगर पूछेगा चतुर्थी विभक्ति बहुवचन रूप तो ताभ्या होगा, अगर तृतीया एक वचन पूछ लेगा तो तया होगा, और तयो अगर पूछ लेता है तो ये षष्ठी और सप्तमी दोनों रहेगा, लेकिन ऑप्शन में कोई एक मिलेगा, सब षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, लेकिन वचन कौन सा होगा, द्विवचन होगा। ताश पूछेगा तो सप्तमी और बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन है, युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। तो युष्मद शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन क्या होगा, युष्मत होगा। क्या होगा, युष्मत होगा। अच्छा, तत् पूछ सकता है, तो तत् कौन सा होगा, पंचमी एक वचन होगा। और युष्मास भी आ सकता है, तो युष्मास कौन सा होगा, सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा। युष्माकम कौन सा होगा, तो ये षष्ठी और बहुवचन होगा। अगला क्वेश्चन है, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है, कर्ता की। किसकी होती है, कर्ता की।
और कर्म की किस में होती है, तो ये कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। अगला क्वेश्चन है मुझसे चला नहीं जाता, ये कौन सा वाच्य है, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो ये कौन सा वाच्य है, भाववाच्य। जब भी ऐसा रहेगा मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पिया नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, इन सब में क्या रहेगा, भाववाच्य रहेगा। क्या वो रहेगा, भाववाच्य रहेगा। अगर उसमें आ जाएगा वाक्य में द्वारा, मेरे द्वारा यह काम किया जाता है, तो वो कर्मवाच्य हो जाएगा। अगर ऐसे रहेगा मैं यह काम करता हूँ, तो वो कर्तावाच्य होगा या कर्तवाच्य होगा। अब बताना इसमें से विकारी पद नहीं है, तो विकारी पद कौन सा नहीं होगा, गाय, सभा, प्रतिदिन या रमेश, तो क्या हो जाएगा, प्रतिदिन नहीं होगा। विकारी शब्द कौन सा नहीं होगा, तो प्रतिदिन विकारी शब्द नहीं होगा। क्यों, क्योंकि विकारी पद में जो होता है वो चार आते हैं, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, क्रिया हो गया और विशेषण हो गया, ये सब विकारी पद में आते हैं। बाकी के जो चार बच जाते हैं वो किस में आते हैं, अविकारी पद में। तो गाय क्या है, संज्ञा है, सभा क्या है, ये भी संज्ञा है, रमेश क्या है, रमेश भी एक संज्ञा है। तो ये सारे के सारे संज्ञा हैं, इसलिए ये सब विकारी पद नहीं है। तो विकारी पद कौन सा, मतलब विकारी पद है और कौन सा नहीं है, तो प्रतिदिन। अगला है पद के भेद हैं, तो पद के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। कौन कौन सा, विकारी और अविकारी। विकारी होता है और अविकारी होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पंकज में समास है, तो पंकज में कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। अभी बता के आए हैं कि जब भी किसी तीसरे का अर्थ देता हो तो वहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। आँख का तत्सम बताना है, तो आँख का तत्सम क्या होगा, नेत्र होगा। आँख का तत्सम क्या होगा, नेत्र होगा। अगला क्वेश्चन, हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का क्या होगा, कुंजर होगा। हाथी का क्या पर्यायवाची होगा, कुंजर होगा। पर्यायवाची में हाथी के अलावा और किसकी किसकी पता होनी चाहिए, इंद्र का पता होना चाहिए, गंगा का पता होना चाहिए और नदी का पता होना चाहिए। कमल का तो बता ही चुके हैं, कमल का पता होना चाहिए। ये सारे पर्यायवाची पता होने चाहिए। अगला है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है, तो यहाँ से फिर से दो क्वेश्चन बन सकता है कि ध्रुव स्वामिनी किस विधा की रचना है, तो ध्रुव स्वामिनी क्या है, नाटक है। लेखक कौन है इसके, तो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद की किन्हीं दो रचनाओं के और नाम कमेंट में लिख के बताने। आगे के अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है, तो इंसा अल्लाह खां। कौन है, रानी केतकी की कहानी कौन है इसके लेखक, इंसा अल्लाह खां है। अगला क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, तो रामचंद्रिका किसने लिखी है, केशवदास ने। किसने लिखी है, केशवदास ने। अगला, द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, तो द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा था, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं, तो कुरुक्षेत्र किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा। किसने लिखा है, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, अभिमान में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है, तो अभिमान में अभि हो जाएगा। अगला क्या है, ऐसे मान लो अपमान में भी पूछ सकता है, तो अपमान में अप हो जाएगा। कुपुत्र में पूछ ले मान लो तो कु हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, तो परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। अच्छा, परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास भी कहा जाता है। हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु है। परीक्षा गुरु लिखनी किसने है, तो लाला श्रीनिवास दास ने लिखी है। अच्छा, यशपाल की कोई एक प्रसिद्ध रचना बतानी है, तो यशपाल की एक झूठा सच होगा। कौन सी होगी, झूठा सच किसकी रचना है, तो यशपाल की है। अब बताना है गंगा का पर्यायवाची है, तो गंगा का पर्यायवाची कौन सा होगा, गगन होगा, पय होगा, शशांक होगा कि सुरसरी होगा। तो गंगा का पर्यायवाची क्या होगा, सुरसरी। सुरसरी के अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं गंगा के, देव नदी हो गया, और क्या हो सकता है, भागीरथी हो गया, मंदाकिनी हो गया। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, गंगा के। शशांक किसका पर्यायवाची है, तो चंद्रमा का। चंद्रमा के और पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, इंदु हो सकता है, इंदु होगा और शशि होगा। पेय किसका होता है, तो पेय दूध का भी होता है और पानी का भी होता है। गगन, गगन का बताना है, तो गगन का क्या हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, आकाश हो जाएगा, नभ हो जाएगा, व्योम हो जाएगा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आकाश के। अगला है बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है,
तो नीरद हो गया, अम्बुद हो गया, जलद हो गया, ये सब बादल के प्रयास हैं, लेकिन जलद किसका है? तो ये कमल का हो गया। जलज हो गया, नीरज हो गया, अम्बुज हो गया, अगर जा लग जाएगा तो कमल का हो जाएगा, और दा लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अगर मान लो इसमें जलद ही हो गया तो वो समुद्र का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं। कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, पीपर पास सरिस मंडोला पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है, उपमेय में उपमान से या उपमेय के उपमान से तुलना की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। और अगर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है? जैसे अगर किसी भी वाक्य में मनु मानो, मनहु जनहु जनहु जानहु ऐसे शब्द आ गए तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, पंचवटी में प्रयुक्त समास है। तो पंचवटी आगे वाला पद संख्यावाची है तो कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधि होगा। अगला क्वेश्चन है, कवि भूषण की रचना नहीं है इसमें से। कौन सी भूषण की रचना नहीं है? तो रामचंद्रिका, शिवराज भूषण, शिवा बावनी या छत्रसाल दशक। तो कौन सी हो जाएगी? रामचंद्रिका, क्योंकि रामचंद्रिका किसकी अभी पढ़ के आए हैं? केशव दास की। रामचंद्रिका किसकी है? केशव दास की। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक किसकी है? कवि भूषण की है। इन्हें वीर रस का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं ज़्यादातर कैसी हैं? वीर रस से भरी हुई हैं, या वीर रस की प्रधानता है इनकी रचनाओं में। अगला क्वेश्चन क्या है, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है? मेरी आत्मकथा, मेरी आत्मकहानी, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीण का निर्माण फिर। तो इनके आत्मकथा 4 भागों में सम्मिलित है, जिसमें से मेरी आत्मकहानी इसमें नहीं आती है। मेरी आत्मकहानी इसमें नहीं आती है। और तो कौन कौन सी आती हैं? क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीड़ का निर्माण फिर, और चौथा है 10 द्वार से सोपान तक। कौन सी रचना है चौथी? 10 द्वार से सोपान तक। ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से लगभग बार आया है पेपर में, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो कौन सी विधा है? आत्मकथा। ऐसे नीड़ का निर्माण फिर भी पूछा है तो ये कौन सी है? ये भी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ से फिर से 2 क्वेश्चन बनेंगे। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? उपन्यास है। और लिखा किसने है? तो अज्ञेय ने लिखा है। किसने लिखा है? अज्ञेय ने। अगला क्वेश्चन, तस्मय में विभक्ति और एक वचन है। तो तस्मय का हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। बाकी ऑप्शन भी देख के ही जाना है। जैसे पंचमी बहुवचन में तस्मय को मतलब ये क्या कहेंगे इसको? द्वितीय एक वचन में क्या होगा? प्रथमा बहुवचन में ये क्या होगा? अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद की विधा क्या है? तो ये क्या है? यात्रा साहित्य है। और ये किसने लिखा? ये कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, सोरठा छंद के द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो सोरठा में द्वितीय और चतुर्थ में कितनी होती हैं? 13 होती हैं। कितनी होती हैं? 13 होती हैं। तो दोहा में कितनी होती हैं? तो दोहा में 11 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अक्षर है। कई सारे अक्षर मिलकर शब्द बनाते हैं, कई सारे शब्द मिलकर क्या बनाएंगे? वाक्य बनाएंगे। निम्न में कौन सा शब्द सर्वनाम है? मोहन, बगीचा, तुम, धीरे धीरे। तो क्या हो जाएगा? तुम। सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हुए सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे हो गया वह, हो गया तुम, हो गया मैं, हो गया उसका, हो गया, ये सारे शब्द किस में आएंगे? सर्वनाम में। मोहन क्या है? तो संज्ञा पद है। धीरे धीरे क्या है? तो ये क्रिया विशेषण है। तो कुछ भी पूछ सकता है इसमें, ज़्यादातर सर्वनाम वाला पूछता है तो सर्वनाम याद रख लेना है।
वह है, वे है, तुम है, मैं है, मेरा है, उसका है, उसकी है, ये सब अगर आएंगे तो वो सर्वनाम रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अपव्यय पद कहा जाएगा, अव्यय पद कहा जाएगा, व्यय पद कहा जाएगा, या सारा का सारा सही है? तो अविकारी पद को क्या कहा जाता है? अव्यय पद। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय पद कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विकारी पद के भेद हैं, तो भी पढ़ के आए हैं। विकारी पद कितने होते हैं? 4 होते हैं। विकारी पद कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन द्वारा चित्र बनाया गया, तो द्वारा आ गया है, तो द्वारा जब आएगा तो वो कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। कर्तवाच्य में ऐसे रहेगा कि वह खेलता है, वह खेलता है, तो वो हो जाएगा कर्तवाच्य। अगर ऐसे हो जाएगा कि इसके द्वारा खेला जाता है, तो वो हो जाएगा फिर कर्मवाच्य। भाववाच्य तो बता ही दिए हैं कि जिसमें मुझसे ये काम नहीं होता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, ये सब रहेगा तो वो भाववाच्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो, उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो उस वाक्य को क्या कहेंगे? नकारात्मक वाक्य कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे, विस्मय बोधक वाक्य कहेंगे, या संदेहवाचक कहेंगे? तो जिस वाक्य से आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। क्या कहेंगे? विस्मय बोधक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? तो प्रश्नवाचक वाक्य वो होता है जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे क्या वह पढ़ता है, तो ये प्रश्न है, तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। नकारात्मक वाक्य में नहीं, जैसे वह दौड़ता नहीं है, वह खेलता नहीं है, तो ये सब नकारात्मक वाक्य में आएगा। संदेहवाचक में संदेह प्रकट किया जाता है। क्या किया जाता है? संदेह प्रकट किया जाता है, तो संदेहवाचक हो जाएगा। अगला है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो केशवदास, घनानंद, ठाकुर या सभी? तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि इसमें से कौन है? तो सारे के सारे हैं। घनानंद भी हैं, ठाकुर भी हैं, केशवदास भी हैं, सब किसमें है? रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। ऐसा आएगा ऑप्शन में, कोई एक रहेंगे। मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा ऑप्शन बनाया है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत की रचना है, हिमतरंगिणी है, चिदम्बरा है, रंग में भंग है, धूप के धान है? तो कौन सी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है? चिदम्बरा है। कौन सी है? चिदम्बरा है। अच्छा, चिदम्बरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो पूछ सकता है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो चिदम्बरा हो जाएगा। बाकी और सारे ऑप्शन देख लेना। हिम तरंगिणी किसका है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। हिम तरंगिणी हो गया, हिम किरीटनी हो गया, ये सब किसके हैं? माखनलाल चतुर्वेदी के हैं। रंग में भंग देख लेना है, धूप के धान देख लेना। इनकी रचनाओं मतलब रचनाकारों के नाम पता होने चाहिए। अगला है, माता पिता में समास है, तो माता पिता में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ऐसे मैंने कहा था, जब भी योजक चिन्ह लगा होगा, या फिर विलोम शब्द लिखा होगा, या एक जैसा शब्द लिखा होगा, तो वो कौन सा होगा? द्वंद्व समास होगा। अगला है, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार कौन सा है? तो अलंकार कौन सा है इसमें? रूपक अलंकार, क्योंकि उपमेय और उपमान का भेद रहित आरोप हुआ है। समझ में नहीं आ रहा चरण है या कमल है, तो ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। उपमा, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का कोई एक उदाहरण, जैसे उसकाल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें पूछ सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें से शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? तो शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल ये सब किसके हैं? शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग को जयशंकर प्रसाद मतलब प्रसाद युग भी बोला जाता है, और छायावादी युग भी बोला जाता है। शुक्ल युग को और क्या क्या बोला जाता है? प्रसाद युग भी बोला जाता है, और छायावादी युग भी बोला जाता है। आगे है, आंधी आई और हम भागने लगे, रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है? तो आंधी आई और हम भागने लगे, सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, कि संयुक्त वाक्य है? तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। जब भी वाक्य में और आएगा, तथा आएगा, लेकिन आएगा, तो कौन सा वाक्य होगा? संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य तो साधारणतः ऐसे लिखा जाएगा, जैसे राम घर जाता है हो गया, तो ये सरल वाक्य है। मिश्र वाक्य में की आता है, की
अगला है वह अचानक चला गया। वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणिक परिचय क्या है? वह अचानक चला गया। अच्छा, अगर मान लो वह पूछा जाए तो वह क्या है? सर्वनाम है। फिर अचानक, तो अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है। अचानक क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है। आगे क्वेश्चन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कौन सी रचना है इसकी? इनकी बताना है। कनुप्रिया है, सुनहरे सवाल है, ठंडा लोहा है, राम की शक्ति पूजा है। तो राम की शक्ति पूजा, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन था जब पहली बार आया था। राम की शक्ति पूजा, ठंडा लोहा किसकी है और कनुप्रिया किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की है। सुनहरे सहवाल किसकी है? ये कमेंट में बताना। आगे, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। तो गुनाहों का देवता कौन सी विधा है? उपन्यास है। किसकी है? तो धर्मवीर भारती की है। आधुनिक काल की समय सीमा है। तो आधुनिक काल कब से कब तक था? 1919 से 1938 तक, 1936 से 1943 तक, या 1918 से 1950 तक, या फिर 1843 से अब तक। तो आधुनिक काल कब से कब तक है? 1843 से अब तक है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल की भाषा है ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मैथिली, या इसमें से कोई नहीं? तो रीतिकाल की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। अच्छा, पूछ सकता है इसमें आधुनिक काल की भाषा, तो आधुनिक काल की भाषा क्या हो जाएगी? फिर खड़ी बोली हो जाएगी। रीतकाल की भाषा ब्रज और आधुनिक काल की खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, लोकायतन महाकाव्य है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का, सुमित्रा नंदन पंत का, जयशंकर प्रसाद का, सेठ गोविंद दास का। तो लोकायतन किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। किसका है? सुमित्रा नंदन पंत का है। अगला है, आगे इसमें बताना है, जैसे अगर मान लो पूछ लिया जाए किसका? जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के नाम बताओ। तो जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 3-4 रचनाओं के नाम आप कमेंट में जल्दी से बताना है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के नाम, जैसे अगर नाटक की बात करें जयशंकर प्रसाद के, तो नाटक इनके चंद्रगुप्त हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा, और अजातशत्रु, ध्रुव सामनी, ये सब जन्मेजय का नाग यज्ञ, और एक घूंट इम्पॉर्टेंट है। एक घूंट किस विधा की रचना है? तो नाटक है। किसका है? तो जयशंकर प्रसाद का है। अगर कहानी संग्रह, इनकी कहानी के बारे में भी पूछ सकता है, तो इनकी कहानियाँ कौन कौन सी हैं? प्रतिध्वनि हो गई, छाया हो गई, इंद्रजाल और आकाशदीप, जिसमें आकाशदीप इम्पोर्टेंट है। फिर काव्य इन्होंने कौन सा लिखा है? तो कामायनी। पूछा जाता है कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी क्या है? जयशंकर प्रसाद का है, और ये एक महाकाव्य है। झरना हो गया, लहर हो गया, आंसू हो गया, ये सब भी इनकी ही रचनाएं हैं। उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती, ये किसकी है? ये जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन है, रीतिकाल के कवियों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? तो रीतिकाल के कवियों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? और एक तो रीति मुक्त होगा, एक रीतिबद्ध होगा, और तीसरा क्या होगा? और रीति सिद्ध होगा। तो रीतिबद्ध में कौन कौन से आएंगे? चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर, केशवदास, भूषण, ये सब किस में आएंगे? तो रीतिबद्ध में आएंगे। रीति सिद्धि में कौन है? तो बिहारी हैं, सेनापति हैं, और रीति मुक्त में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, ये सब किस में आएंगे? रीति मुक्त में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। तो बताना है रीतिबद्ध, चिंतामणि, भूषण, पद्माकर, सभी। तो कौन हो जाएगा इसमें? सभी हो जाएगा। आगे है, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि नहीं है। बिहारी, रसनिधि, सेनापति, केशवदास। केशवदास किसके हैं? तो ये रीतिबद्ध के हैं। रीति मुक्त कवि हैं, तो रीति मुक्त कौन है? घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, सारे के सारे किसके हैं? रीति मुक्त के। एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का है, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या रीतिबद्ध में से कोई एक आएगा ही आएगा। आगे बताना है, द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां हैं। ऋण विद्रोह, इतिवृत्तात्मकता, मानवतावाद, या सभी। तो सभी हो जाएंगे। इसमें से भी कोई एक ऑप्शन आएगा। द्विवेदी युग की प्रवृत्तियां हैं, तो हो सकता है ऑप्शन में इतिवृत्तात्मकता, ये क्या है कि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसमें इतिवृत्तात्मकता था ऑप्शन में, तो इतिवृत्तात्मकता हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे। आगे क्या है, साकेत, भारत भारती, पंचवटी, यशोधरा, ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की। माखनलाल चतुर्वेदी की हिमकिरीटनी और हिमतरंगिणी हो गई। आगे, अच्छा ये है अगला क्वेश्चन, हिमकिरीटनी हिमतरंगिणी रचना किसकी है?
तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की, किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। अगला क्वेश्चन, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद की हैं। अगला क्वेश्चन है, अनामिका, परिमल, गीतिका, जूही की कली, किसकी रचनाएं हैं? तो ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचनाएं, किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। परिमल हो गया, गीतिका हो गया, जूही की कली, अनामिका। अगला क्वेश्चन है, बीना, पल्लव, गुंजन, युगान, युगवाणी, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये सुमित्रानंदन पंत की हैं, किसकी हैं? सुमित्रानंदन पंत की हैं। इसमें पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट जो है युगांत और युगवाणी है, युगांत और युगवाणी, युगवाणी किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन है, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, ये किस युग के कवि हैं? प्रगतिवाद के हैं, शुक्ल युग के हैं, भारतेंदु युग के हैं, रीतकाल के हैं? तो ये प्रगतिवाद के हैं। तो इसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ था कि शिवमंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? किस युग के हैं? प्रगतिवाद के हैं। शुक्ल युग के कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद हो गया, रामचंद्र शुक्ल हो गया, ये सब शुक्ल युग के हैं। भारतेंदु युग में भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र माना जाता है, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? तो पद्म पराग। कमेंट में बताना है पद्म पराग किसने लिखा है, इनके रचनाकार का नाम बताना है। अच्छा, परीक्षा गुरु क्या है? ये पहला उपन्यास है। इंदुमती क्या है? तो ये पहली कहानी है। क्या है? पहली कहानी है। लिखी किसने है इंदुमती को? तो किशोरीलाल गोस्वामी ने लिखी है। ये क्या है? नहुस। ये पहला क्या है? नाटक है। पहला क्या है? ये नाटक है। पहला नाटक क्या है? नहुस है। कमेंट में इसका भी आंसर बताना है कि ये लिखा किसने है। अगला क्वेश्चन, अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है? तो अतीत के चलचित्र क्या है? एक रेखा चित्र है। क्या है? एक रेखा चित्र है। किसकी है? तो महादेवी वर्मा की। पथ के साथी, ये भी महादेवी वर्मा की है। ये किस विधा की रचना है? तो ये संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, मेरी लद्दाख यात्रा के रचनाकार कौन है? तो मेरी लद्दाख यात्रा राहुल संकृत्यायन। अच्छा, ये किस विधा की रचना है मेरी लद्दाख यात्रा? तो ये यात्रा साहित्य है। क्या है? यात्रा साहित्य है। इनकी और भी हैं, मेरी लद्दाख यात्रा के अलावा कौन कौन सी हैं वो कमेंट करना है। दो और, कम से कम दो रचनाओं के नाम बताने हैं जो यात्रा साहित्य हैं इनकी। अरे यायावर रहेगा याद, ये भी क्या है? यात्रा साहित्य। अगला क्वेश्चन, चेखव एक इंटरव्यू भेंट वार्ता पूछ सकता है। चेखव एक इंटरव्यू क्या है? तो ये क्या है? भेंट वार्ता है। इसकी रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव है। कौन है? राजेंद्र यादव। पांडे बेचन शर्मा उग्र की क्या है? अपनी खबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र की क्या है? अपनी खबर। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है? तो कवि वचन सुधा के कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कवि वचन सुधा के कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। जेम्स ऑगस्टस हिक्की किसके हैं? ये बताना है। प्रताप नारायण मिश्र की एक पत्रिका का नाम बताना है, और जगल किशोर की भी पत्रिका का नाम बताना है। तो ये चारों बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था? तो सरस्वती पत्रिका का, और इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग भी पढ़ा था। और बताना अगला, ये जो ऑप्शन में मर्यादा और हंस किसकी पत्रिकाएं हैं? तो ये प्रेमचंद की हैं। और हिंदी प्रदीप किसकी है? ये कमेंट करके बताना। अगला है, हिल्लोल मिट्टी की बारात रचना किसकी है? तो हिल्लोल और मिट्टी की बारात किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है। किसकी है? शिवमंगल सिंह सुमन की है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की किन्हीं दो रचनाओं के नाम कमेंट करना है या फिर तैयार करके जाना है। अगला है, आंगन के पार द्वार, सुनहरे शैवाल, हरी घास पर क्षण भर, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो ये अज्ञेय जी की हैं। किसकी हैं? अज्ञेय जी की। महादेवी वर्मा का तो हो ही गया है। यामा, दीपशिखा, निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, पथ के साथी, चलचित्र, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की रेखाएं, ये सारी महादेवी वर्मा की हैं। शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार हैं तो बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, सभी। तो सभी किसके हैं? शुक्ल युग के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है, कुटज और अशोक के फूल रचना किसकी है? तो कुटज और अशोक के फूल किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं कुटज और
अशोक के फूल। अगला क्वेश्चन है रंगभूमि कर्मभूमि निर्मला किस विधा की रचनाएं हैं? तो रंगभूमि कर्मभूमि निर्मला ये सब क्या है? उपन्यास हैं। किसकी हैं? कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन चित्रलेखा भूले बिसरे चित्र किस विधा की और किसकी रचना है? तो चित्रलेखा उपन्यास है, भूले बिसरे चित्र भी क्या है? उपन्यास है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की है। मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास बताना है तो गबन हो गया, गोदान हो गया, ये सब किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद का। आलोचना रामचंद्र शुक्ल का। अगर पूछा जाए रामचंद्र शुक्ल चाहें तो वो एक आलोचना साहित्यकार माने जाते हैं और निबंधकार भी माने जाते हैं। अगला है चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामी, समुद्रगुप्त, अजातशत्रु ये सब किस विधा की रचना है? तो ये नाटक है। क्या है? नाटक है। किसने लिखा ये तो पता ही है। उपेंद्र नाथ अश्क का नाटक कौन सा है? जय पराजय है, ध्रुव स्वामी है, अजातशत्रु है, सभी। तो कौन सा हो जाएगा? जय पराजय। ये किसका है? उपेंद्र नाथ अश्क का। अगला क्वेश्चन है दीपदान, एक घूंट, रेशमी टाई किस विधा की रचना है? तो ये सारी की सारी क्या है? एकांकी है। क्या है? एकांकी है। इसमें से बताना है ये दीपदान और रेशमी टाई जो है किसकी रचना है? तो ये रामकुमार वर्मा की है। आकाशदीप, इंद्रजाल, कफन, नमक का दारोगा किस विधा की रचना है? तो ये सारी की सारी क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। अगला है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाकार हैं रामविलास शर्मा, शिवदास सिंह चौहान, हजारी प्रसाद द्विवेदी या धर्मवीर भारती। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे शुक्लोत्तर युग के प्रमुख रचनाकार। अगला है रस मीमांसा किसकी आलोचना है? तो रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। रामचंद्र शुक्ल की आलोचना का नाम क्या है? रस मीमांसा। और इनकी रचनाएं रामचंद्र शुक्ल की कौन कौन सी हैं? जैसे इनकी एक आलोचना त्रिवेणी भी है और सूरदास है। तो पूछा जाता है सूरदास किस विधा की रचना है? तो ये आलोचना है। अगर रचनाकार पूछेगा तो रामचंद्र शुक्ल। अगला है क्वेश्चन नंबर 99 भारतीय संस्कृत और शिक्षा और संस्कृत किसकी रचनाएं हैं? तो ये किसकी हैं? राजेंद्र प्रसाद की। पूछा जाए किस विधा की हैं? तो ये निबंध है। क्या है? निबंध है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट निम्न में से कौन सी रामचंद्र शुक्ल का निबंध नहीं है? चिंतामणि, मित्रता, अथाह सागर, विचार, वीथी। तो कौन सा नहीं है? अथाह सागर नहीं है। तो इस प्रकार से ये टॉप 100 क्वेश्चंस हो गए जिनको आप लोगों को देख के ही जानना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाहर क्वेश्चंस आने की संभावना ना के बराबर है। कोशिश यही है कि इसमें से लगभग 90% क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अभी जल्द ही तुरंत और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूरे पेपर में आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाना है, कितना पढ़ना है, ये सभी अभी मैं दूसरी वीडियो भी पोस्ट करूँगा तो उसको भी देख के ही जाना है जिससे आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें और अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू, लव यू ऑल। क्वेश्चन पसंद आए हों और पेपर के बाद अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस मिले हैं तो यहाँ पे आके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं जिससे आपको सारे सब्जेक्ट्स की इसी तरीके की मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज मिल सके। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।